हम डेवलपर का बहुत सारा टाइम अपने डिजिटल प्रोडक्ट को एफिशिएंट, परफॉर्मेंट और ब्लेजिंग फास्ट बनाने में निकल जाता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कम से कम रिसोर्सेज में बहुत सारी रिक्वेस्ट सर्व हो जाए, कम से कम बिल पे बहुत सारे कस्टमर हैंडल हो जाए। ये पूरी की पूरी साइकिल होती है इम्प्रूवमेंट की, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी की। इसमें एक बहुत बड़ा टर्म है जिसको हम बोलते हैं कैशिंग। अभी कैशिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, इसमें कौन कौन से टर्म्स है, जार्गन्स है, या इसमें जिसकी पूरी दुनिया है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है मुकेश। विद दैट बीइंग सेड, इंट्रो। इससे पहले हम कैशिंग पे आए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। वो क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए हम कैशिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने पूरे टेक स्टैक पे, और वो क्या चीज़ है जो हमें अलाउ करती है या फिर हमें फोर्स करती है कि हम कैशिंग को इम्प्लीमेंट करें अपने पूरे के पूरे एप्लीकेशन पे या टेक स्टैक पे या पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब ना जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही बेसिक है और वो हर कोई फेस करता है। एक बेसिक बहुत ही नॉर्मल डेवलपर जिसने बहुत ही नॉर्मल ब्लॉग या वेबसाइट बना रखी है, उस तक को वो चीज़ फेस होती है। तो जब मैं आपको बताऊँगा तो आपको रिलेट होगा। अब इसको टेक्निकल टर्म में समझने से पहले मैं इसको एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। अब मैं हमेशा की तरह मेरे रेस्टोरेंट का एग्जांपल लूँगा, क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट से मुझे लगता है कि बहुत ही रिलेटेबल है, और मुझे लगता है जो रेस्टोरेंट का किचन है वो बहुत ही एक हद तक काम करता है एक वेब सर्वर की तरह। तो हम उसी का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। अब मानो एक रेस्टोरेंट में मैं गया एज अ कस्टमर, मैंने बोला कि भैया तुम मेरे लिए चावल लेके आओ, दाल मखनी लेके आओ। अब अगर आपको पता हो कि दाल मखनी को बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं, उस तभी एक अच्छी दाल मखनी बन पाती है। अब सोचो एक कस्टमर को बनाने खिलाने के लिए 3 घंटे की दाल मखनी बन रही है। अब मानो मैंने ऑर्डर प्लेस करा, अब वो रेस्टोरेंट मुझे 3 घंटे तक बैठा के रखता है, वो दाल मखनी बना रहा है, और वो उसको बनाने के बाद प्लेट में सर्व करके मुझे देता है और मैं उसको खाता हूँ। थोड़ी देर बाद एक नया कस्टमर आता है, वो बोलता है कि भैया मुझे भी दाल मखनी चाहिए, इस बार राइस के साथ चाहिए, जीरा राइस के साथ। सो रेस्टोरेंट बोलता है कि ठीक है हम आपको भी देते हैं। वो फिर से उसको 3 घंटे वेट कराते हैं और 3 घंटे बाद उसको सर्व करते हैं। वो खाता है, अपनी बिलिंग करता है और चले जाता है। ऐसे से करते करते दिन में 10 कस्टमर ऐसे हैं जिनको दाल मखनी खानी है, और 10 के 10 को 3-3 घंटे वेट करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि एक रिपीटिव टास्क है, यानी कि दाल मखनी बार बार बनानी पड़ रही है, और उस चीज़ से हो क्या रहा है कि कस्टमर को 3-3 घंटे वेट करना पड़ रहा है। रेस्टोरेंट का बहुत सारा टाइम, बहुत सारे एनर्जी, अपने मैन पावर हो सकती है और अपनी रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे गैस हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है। तो इसको एफिशिएंट बनाने का तरीका क्या है? एफिशिएंट बनाने का तरीका क्या है कि रेस्टोरेंट को पता है कि भैया मेरे डेली के 10 ऑर्डर तो आते ही हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि 10 ऑर्डर के लायक दाल मखनी सुबह ही बनाना शुरू कर दूँ जब मेरा रेस्टोरेंट खुलता है। यानी कि मैं 9 बजे से तैयारी शुरू करता हूँ, 10 बजे मेरा रेस्टोरेंट खुलता है, 10 बजे के बाद कस्टमर आते हैं और उसके बाद हम उन्हें सर्व करते हैं। अब होगा क्या, जब भी मेरे कस्टमर आएंगे तो उनको 3 घंटे वेट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि मेरे रिसोर्सेज बचेंगे, मेरे मैन पावर बचेंगे, मेरे कुक हैं जो मेरे शेफ़ हैं वो भी मेरे फ्री रहेंगे और ऑर्डर पे काम करने के लिए, यानी कि मैं कम रिसोर्सेज पे ज़्यादा आउटपुट निकाल पा रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो आपको कैशिंग समझ में आ चुकी है कि कैशिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है या फिर कैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। सेम चीज़ अगर आप वेब सर्वर में बात करते हो कि जब भी एक विजिटर, जब भी एक यूज़र किसी वेबसाइट को खोलता है, किसी एप्लीकेशन को खोलता है या किसी भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, तो सर्वर को कुछ ना कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है उस रिक्वेस्ट को समझ के उसके लिए एक रेस्पॉन्स तैयार करने पे। अब ना यहाँ पे क्या है, रिपीटिव टास्क है। कोई पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसको दिन में 1000 लोग देख रहे हैं, बार बार सर्वर को टाइम लग रहा है प्रोसेस करने में, सर्वर का बहुत सारे रिसोर्सेज ख़राब हो रहा है। यहाँ पे जो टाइम लग रहा है, लेट से 100 मिली सेकेंड, लेट से 500 मिली सेकेंड जो सर्वर को लग रहे हैं हर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में, ये हमारे लिए, इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसको हम और एफिशिएंट और परफॉर्मेंट बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले से ही एक रेस्पॉन्स तैयार कर देंगे सिमिलर रिक्वेस्ट का, और जब भी उस तरीके की रिक्वेस्ट आएगी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर, रेस्पॉन्स तैयार करा हुआ है, हम उसको दे देंगे। ये तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल थे। अब आप समझने की कोशिश करो कि जो पेन पॉइंट है वो पेन पॉइंट एक्चुअल में है क्या। अब आप इमेजिन करो कोई एक ऐसा बिजनेस है जिसका जो रेवेन्यू आता है वो यूज़र के इंटरेक्शन से आता है। एग्जाम्पल के लिए हम इंस्टाग्राम लेते हैं। इंस्टाग्राम में जब भी आप स्क्रॉल करते हो फीड, लेट से 15 से 20 पोस्ट के बाद आपको एक ऐड का इंप्रेशन देता है इंस्टाग्राम, यानी कि आपको एक ऐड दिखाता है, मिनिमम एक ऐड तो आपको दिखाता है कम से कम 10 से 15 या 20 पोस्ट के बाद। तो इंस्टाग्राम की क्या कोशिश है कि आपको एक दिन में कम से कम 300-400 पोस्ट को दिखाए, ताकि 15-20 आपको ऐड दिख जाए, उनका रेवेन्यू बन जाए और वो कमा सकें। अब इमेजिन करो कि आपको एक स्क्रॉल करने पे जो एक स्टोरी आ रही है या एक पोस्ट आ रहा है उसको लग रहे हैं 5-5 सेकंड। आप एक स्क्रॉल कर रहे हो, एक पोस्ट आ रहा है 5 सेकंड लग रहे हैं।
फिर स्क्रॉल कर रहे हो, फिर 5 सेकंड लग रहे हैं। अगर इतना टाइम यूज़र को देना पड़ेगा सिर्फ 5-10 स्टोरी देखने के लिए, तो वो हार्डली एक ऐड तक पहुंच पाएगा। यानी कि आपको जो रेवेन्यू है उसका लॉस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको टाइम पे यूज़र को कंटेंट सर्व नहीं कर पाए। इस तरीके के जो यूज़ केस होते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही स्पीड चाहिए होती है, हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ताकि हम कस्टमर को बहुत ही विद इन ए सेकंड से ज़्यादा बोल दिया मैंने, बहुत ही मिली सेकेंड्स में हम उसको रिप्लाई कर सकें, हमको रेस्पॉन्स दे सके, ताकि हम उनको एक बहुत ही अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। सेम चीज़ अप्लाई होती है व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक के साथ, यूट्यूब के साथ। ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करो ताकि ये ऐड से कमाए, एंड एट द सेम टाइम ऐड से कमाने के लिए आपको कंटेंट ज़्यादा सर्व करना पड़ेगा। ज़्यादा कंटेंट सर्व आप तभी देख पाओगे जब इनकी परफॉर्मेंस, इनकी वेबसाइट, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस पूरी की पूरी सिचुएशंस पे कैशिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आई होप आपको अभी तक कैशिंग समझ में आई होगी मोटा मोटा कि कैशिंग एक्चुअल में होती क्या है। बट इसको दोबारा हम एक रिवाइज करते हैं, एक बहुत ही सिंपल लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। कैशिंग एक्चुअल में किसी भी रिक्वेस्ट या फिर किसी भी आउटपुट को पहले से ही हम प्रिपेयर करके रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में जब उसकी ज़रूरत पड़े तो हमें दोबारा से कैलकुलेशन करनी ना पड़े और हम उसको दे दें। अभी तक तो हमने समझा कि कैशिंग एक्चुअली में क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। बट थोड़ा कॉन्सेप्ट के तरफ अगर आप थोड़ा मुंह मोड़ो तो आपको समझ में आएगी बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम बात कर सकते हैं। तो जो कैशिंग का कॉन्सेप्ट, उसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो भी रिक्वेस्ट, जो भी इन्फॉर्मेशन किसी ने रिक्वेस्ट करी है तो बहुत चांसेस है कि उस रिक्वेस्ट या उस इन्फॉर्मेशन को और भी लोग मांगेंगे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कैशिंग का वो ये है कि जो कैशिंग है वो आपके हर लेयर पे एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे डेवलपर को ऐसा लगता है कि जो कैशिंग है वो एक बैकएंड का कॉन्सेप्ट है, यानी कि बैकएंड में आपके इम्प्लीमेंट होता है। बट कैशिंग आपके बैकएंड से लेके मिडल वेयर में भी यूज़ होती है और आपके फ्रंट एंड तक जाती है। यानी कि ये आपके ऊपर है कि आप उसको कहाँ इम्प्लीमेंट करते हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक जितने भी सिचुएशंस हैं, जितने भी लेयर्स हैं आपके टेक स्टैक में, आप हर जगह उसको अप्लाई करते हो, हर जगह उसको इम्प्लीमेंट करते हो। मानो आपकी फ्रंट एंड है, आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, बहुत सारी इमेजेस ऐसी हैं जो बार बार बहुत कॉमन है पूरी वेबसाइट में। जैसे हेडर पे बहुत सारी इमेजेस, जैसे फ्लैग्स है कंट्री के, आपका लोगो है, फुटर पे आपके पेमेंट के एक्सेप्टेड पेमेंट के लोगोज़ हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी इमेजेस यूज़ हो रही हैं। वो सारी इमेजेस आपको पता है कि हर पेजेस पे यूज़ हो रही है। तो बार बार ब्राउज़र, आप बता सकते हो ब्राउज़र के देखो ये मेरे हर पेजेस पे यूज़ हो रही है, इसको बार बार डाउनलोड करके मेरे बैंडविड्थ को आप ख़राब ना करो, इसको कैश कर लो और जब भी मेरी वेबसाइट है अगले 30 दिन में आप दोबारा खोलोगे तो यहीं से उठा लेना इन इमेजेस को, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो जाए और आपके यूज़र को भी बहुत ही अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड हो जाए। सेम चीज़ होती है फॉन्ट फाइल्स के साथ, स्क्रिप्ट के साथ, स्टाइल्स के साथ। ऐसा क्या होता है कि आपका जो फ्रंट पेज होता है, पहला जो विजिट होती है पेज में, वो थोड़ा टाइम लेती है। उसके बाद बहुत सारी स्क्रिप्ट्स, बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी स्टाइल्स एक बार ब्राउज़र में कैश हो गए एक लिमिटेड अमाउंट टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल 7 डेज़, 15 डेज़, 30 डेज़, तब तक जितनी बार भी वेबसाइट खोलोगे आपकी वेबसाइट बिल्कुल स्नैपी होती है, बिल्कुल ऐसे खुलती है जैसे बिल्कुल आप सर्वर के बगल में ही बैठे हुए हो। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप अगर आप youtube.com को खोलोगे, आप यूट्यूब में रोज़ बहुत सारी वीडियोज़ देखते हो। अगर आप ब्राउज़र में खोलते हो तो आपने सिर्फ एक बार कभी खोली होगी जब ब्राउज़र ने उसको कैश करा होगा और वो आज तक उन्हीं कैश को यूज़ करता है और उन्हीं कैश को रीवैलिडेट करके उनको रिन्यू करता रहता है और आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो जब भी आप लोड करते हो नई वीडियो तो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो से रिलेटेड कंटेंट ही फैच होता है। बाकी सारी जो शेयरेबल इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो इमेजेस है, चाहे वो स्क्रिप्ट्स हैं, वो सारी की सारी सेम आपकी यूज़ हो रही होती है। और अगर हम बैक एंड में कैश की जो कॉन्सेप्ट है, उसकी लेयर की बात करें तो वहाँ पर भी बैक एंड में भी कैश बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ करें तो वहाँ पे कैशिंग का बहुत बड़ा रोल है कि आपके ब्लॉग पोस्ट को ऑलरेडी स्टैटिक पेजेस में कन्वर्ट करके स्टोर कर देते हैं और प्रॉक्सी की हेल्प से आप सारे के सारे पेजेस को सर्व करते हो फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। तीसरा कॉन्सेप्ट है कैशिंग का, वो ये कि जो कैशिंग है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। यानी कि ये एक ऐसे परसिस्टेंट मेमोरी नहीं है जहाँ पे आप हमेशा के लिए डाटा स्टोर कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे डिस्क है जहाँ पे हमारे पास डेटाबेस है, हमारा कैश डेटाबेस की तरह परसिस्टेंट नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी, वो बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जिंदा रहती है, फिर अलाइव रहती है। अब ये शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम कितना है ये आप डिसाइड करते हो कि आप कितने टाइम के लिए चाहिए। बहुत सारे केसेस में ये 60 सेकंड भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस में ये 1 साल भी हो सकता है। ये आप डिसाइड करते हो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। अब मानो मुझे पता है कि जो मेरा कैलेंडर है पूरे साल का, वो पूरे साल का सेम है, पूरे साल सेम चलने वाला है, तो मैंने उस पूरे कैलेंडर को कैश कर दिया पूरे साल भर के लिए। लेकिन जो मेरे डेली के इवेंट्स हैं वो मेरे उनकी जो कैश लाइफ होगी वो 1 दिन होगी। तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक शॉर्ट मेमोरी
जो परसिस्टेंट तो नहीं है और एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल है, वहाँ पे हम प्री कैलकुलेटेड रिजल्ट रखते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन का जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली या फिर हमें एक्सपेक्टेड है कि यूज़र दोबारा मांगेगा। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से और सर्वर के पास वो इन्फॉर्मेशन अगर कैश में अवेलेबल है, यानी कि सर्वर को एक राउंड ट्रिप नहीं माननी पड़ी डेटाबेस पे क्वेरी नहीं करनी पड़ रही, उसके पास कैश मेमोरी पे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट मीन्स वो एक कैश हिट है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन मेरे कैश पे अवेलेबल है। दूसरी तरफ अगर आपकी वो इन्फॉर्मेशन कैश पे अवेलेबल है, यानी कि यूज़र ने ऐसी चीज़ रिक्वेस्ट कर दी जिसको आज से पहले किसी ने रिक्वेस्ट नहीं करी थी, यानी कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये चीज़ कोई ये इन्फॉर्मेशन कोई मांगेगा, इसलिए सर्वर ने वो इन्फॉर्मेशन कैश भी नहीं करी। अब इस केस में क्या होगी, जब भी वो रिक्वेस्ट गई पहली बार सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट आई, सर्वर ने बोला अच्छा ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है कैश पे, यानी कि अब वो क्या करेगा, वो डेटाबेस पे क्वेरी करेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर क्लाइंट को सर्व करेगा। इस केस में क्योंकि मेरे पास वो कैश पे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, ये एक कैश मिस है। कैशिंग सुनने में बहुत ही टेम्पटिंग लगता है, इसको जब इम्प्लीमेंटेशन हर कोई चाहता है इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि हर कोई चाहता है उसकी परफॉर्मेंस उसके एप्लीकेशन की उसके प्रोजेक्ट की बहुत ही अच्छी हो। कैशिंग के साथ ना बहुत सारी लिमिटेशंस, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। पहला चैलेंज होता है स्टेल डेटा का। अब जो स्टेल डेटा क्या होता है, मानो आपका नाम है XYZ मेरे सोशल नेटवर्क पे, जहाँ पे आपने कल ही साइन अप करा। अब आपने अपनी प्रोफाइल खोली अपने ही ब्राउज़र पे, यानी कि आपने अपनी प्रोफाइल देखी, मुझे दिखा कि इस बंदे की कोई प्रोफाइल देख रहा है मेरे सर्वर को, उसने क्या करा, आपके प्रोफाइल को कैश कर लिया 15 दिन के लिए। मेरे जो कैश डेटा है उस पर जो कैश रेस्पॉन्स है उस पर आपका नाम है XYZ। थोड़ी देर बाद शाम को आप डिसाइड करते हो यार मैं अपना नाम चेंज करता हूँ, आपने अपना नाम कर दिया चेंज ABC। अब जो आपने नाम चेंज करा है ABC, डेटाबेस पे जो राइट हो गया है, जो मेरा कैश है, दोनों डेटा मैच नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो एक्चुअल डेटा होना चाहिए वो ABC होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई प्रोफाइल देखेगा 14 दिन तक तो उसको सिर्फ और सिर्फ XYZ ही दिखेगा, यानी कि 14 दिन तक वेट करना पड़ रहा है आपको जब तक वो कैश मेरा दोबारा से एक्सपायर होकर नया ना बन जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो स्टेल डेटा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है कैश इनवैलिडेशन की प्रोसेस। अब जो कैश इनवैलिडेशन क्या होता है, कैश इनवैलिडेशन का मतलब होता है कि जब भी आपका कंटेंट मॉडिफाई होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई होती है डेटाबेस पे, आप उसको मैन्युअली अपने सिंक पे लाते हो अपने कैश के साथ। और इसको करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है राइट थ्रू कैश, यानी कि जब भी आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है आप उसको डेटाबेस पे भी अपडेट करते हो, एट द सेम टाइम अपनी कैश मेमोरी में भी अपडेट करते हो, यानी कि दोनों जगह आप उसको साथ में अपडेट करते हो। और जब दोनों जगह साथ में अपडेट होती है तो ही वो सक्सेस। अगर एक भी जगह वो फेल हो जाए राइट होने से तो यानी कि वो फेल्ड है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन रोल बैक हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है कि आपकी जो रिट्रीवल प्रोसेस होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, उसमें लेटेंसी बहुत कम आती है रिट्रीवल यानी कि रीड में। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो आपकी कंसिस्टेंसी है डेटाबेस, जो आपकी ओरिजिनल जो मेन ट्रूथ सोर्स है और जो आपकी कैश मेमोरी है, दोनों में जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो बहुत ही सही होता है, कंसिस्टेंसी रहती है डेटा की, डेटा मतलब मैच करेगा दोनों में। बट इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि जो उसकी राइट लेटेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप अपडेट की लाइक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आप अपना इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहे हो, डेटाबेस पे भी राइट हो रहा है, कैश पे भी राइट हो रहा है। जब तक दोनों पे एक राइट नहीं हो जाएगा तब तक आपको आपका जो सर्वर अपनी तरफ से इन्फॉर्म नहीं करेगा, यानी कि जो राइट लेटेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। जो दूसरा तरीका है कैश इनवैलिडेशन का वो है राइट अराउंड कैश। जो राइट अराउंड कैश है, इसमें जो मेथडोलॉजी है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करते हैं इसमें हम कैश को बाईपास करते हैं, यानी कि हम कैश को क्लियर कर देते हैं। अब हमारा काम क्या है, हम सिर्फ से डेटाबेस पर राइट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो राइट लेटेंसी होती है वो तो कम हो जाती है, बट इसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती है, प्लस इसमें जो कैश मिस है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, यानी कि अगली बार जब यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तो उसको जो रीड लेटेंसी है वो ज़्यादा आएगी, राउंड ट्रिप बढ़ जाएगी डेटाबेस के लिए, और उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस रीड ही आपको मिल रही है राइट थ्रू कैश में। नाउ जो इसमें लास्ट टेक्निक है वो है राइट बैक कैश। बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है जो बहुत ही राइट इंटेंसिव होती है, यानी कि इसमें बहुत ही फ्रीक्वेंटली राइट प्रोसेस करी जाती है। अब राइट मतलब जो राइट ऑपरेशन होता है बहुत ही फ्रीक्वेंटली होता है एज़ कम्पेयर टू रीड। अब इसमें हमारे क्या होता है कि हमें जो हमारी राइट की लेटेंसी होती है वो बहुत मिनिमाइज़ करनी होती है। और आपको पता है कि जो कैश मेमोरी होती है वो मोस्टली उसमें
कोई भी ऑपरेशन करना बहुत ही फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो भी डेटाबेस है, क्योंकि वो डिस्क पे है और ये मोस्टली मेमोरी पे होता है। आपको पता है मेमोरी पे राइट ऑपरेशन या रीड ऑपरेशन फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू आपके डिस्क पे कोई भी चीज़ स्टोर हो रखी है उसके फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस पे। अब ऐसी एप्लीकेशन जिनकी रिक्वायरमेंट जो बहुत ही राइट इंटेंसिव है, इन पे क्या होता है कि आप जो अप्रोच यूज़ करते हो वो होती है राइट बैक कैश। राइट बैक कैश में क्या होता है कि आप पहले कैश पर राइट करते हो, फिर कैश एसिंक्रोनसली आपके डेटाबेस पे अपडेट करता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपकी राइट लेटेंसी होती है ना वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि आपका जो कैश मेमोरी है वो बहुत ही फास्ट होती है, फटाफट उस पर राइट होता है और आपका अगला ऑपरेशन आता है, फटाफट उसमें काम होना शुरू हो जाता है। बट इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है, अगर अभी किसी वजह से आपकी कैश मेमोरी डाई करती है, किसी वजह से वो डिस्ट्रॉय होती है या फिर बंद हो जाती है या फिर क्रैश कर जाती है, बहुत चांसेस है कि आप अपने डेटा को लॉस कर दो, क्योंकि वो आपके पास परसिस्टेंट मेमोरी पे अब तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वो एसिंक्रोनस। इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मोस्टली हम एक रेप्लिका कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब आप सिंगल पॉइंट पे अब ये सारे काम कर रहे होते हो, अगर आप उसको रेप्लिका कर दोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो डेटा लॉस है वो कम हो। बट ये तीनों अप्रोच के अपने अपने फ़ायदे अपने अपने नुकसान हैं, और डिपेंडिंग आपकी एप्लीकेशन कैसी है, कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, जो कैश की मेमोरी होती है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है, एट द सेम टाइम बहुत ही लिमिटेड होती है। यानी कि जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू आपके डेटाबेस। यानी कि अगर आपके डेटाबेस पे लाखों एंट्रीज हैं, हो सकता है कि आपकी कैश मेमोरी इतनी बड़ी ना हो कि आप उतनी एंट्रीज सेम अपने कैश पे स्टोर कर सको। अब जो ये पूरी प्रोसेस है इसको हैंडल करने के लिए जो हमारी पॉलिसीज़ होती है, इनको हम बोलते हैं कैश इविक्शन पॉलिसीज़। यानी कि वो पॉलिसीज़ जो आप मॉनिटर करती है कौन से कैश को रखना है, कौन से कैश को हटाना है, जब आपके कैश की मेमोरी फुल हो जाएगी तो कौन से कैश को आपको डिलीट करना है और कौन से कहाँ पे नया कैश आपका स्टोर होगा। अब जो कैश इविक्शन पॉलिसीज़ है इसको आप बोलते हो कैश एक्सपायरी। बहुत सारा सिंपल टर्म पे इसकी कैश एक्सपायरी होती है, यानी कि कब ये कैश एक्सपायर होगा। बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे नाम आपने ऑलरेडी सुने होंगे और बहुत ही कॉमन सेंस है। पहली पॉलिसी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आएगी वो पहले जाएगी। यानी कि जो कैश आपकी सबसे पहले डली थी सबसे पहले वही जाएगी जब भी हमारी मेमोरी कैश की फुल हो जाएगी। जब भी फॉर एग्जांपल मेरे कैश में 10 एंट्रीज आ सकती हैं, जब भी 11वीं कैश की एंट्री में करूँगा तो जो मेरी पहले नंबर की कैश होगी ना, जो मेरे पहले नंबर पर डाली थी, सबसे पहले मैं उसको हटाऊँगा ताकि मेरे 11वें के लिए जगह बने। दूसरी पॉलिसी है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसा हमारा स्टैक काम करता है, यानी कि जो सबसे ऊपर आए, जो लास्ट में डली सबसे पहले वही डिलीट होती है। जिस तरीके से हमारी स्टैक की अप्रोच होती है। अगली जो पॉलिसी है वो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है। उसके बाद जो अगली है वो हमारी लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूनिट है, और उसके बाद जो हमारी लास्ट है वो हमारी है रैंडम रिप्लेसमेंट। ये कुछ पॉलिसीज़ है, आप इनके ऊपर और गूगल करके और इनको अच्छे से समझ सकते हो, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी जाएगी अगर मैं इनको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। बट आई होप आपको इनके नाम समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से काम करती है। अब बात करते हैं कैश के एडवांटेजेस क्या है। पहली एडवांटेज ये है कि जो आपकी पेज की स्पीड होती है ना वो बहुत बढ़ जाती है, यानी कि जो पेज डाउनलोड स्पीड है वो बहुत ही फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन कैश्ड वर्जन्स होते हैं। दूसरी इसमें क्या आता है कि जो आपके रिसोर्सेज होते हैं ना वो कम लगते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप कैश यूज़ नहीं करो। यानी कि अगर आपका एक सर्वर जिसमें 1 GB रैम है, अगर वो आपकी बिना कैशिंग इम्प्लीमेंटेशन के अगर वो 1000 यूज़र को हैंडल कर पा रहा है एक मोमेंट पे, यानी कि एक सेकंड पे, यानी कि एक टाइम पे, वो अगर कैशिंग इम्प्लीमेंट करते हो साथ में, तो बहुत चांसेस है कि वो 5 गुना या फिर 10 गुना ज़्यादा आपके परफॉर्मेंस या फिर आपको रिजल्ट दे से। तीसरा जो एडवांटेज है कि जो आपका वेब सर्वर है उसको राउंड ट्रिप नहीं मारनी पड़ती आपके डेटाबेस में। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपका डेटाबेस है वो एक जगह स्टोर्ड है और जो आपका वेब सर्वर है वो दूसरी जगह स्टोर्ड है। जैसा बहुत बार देखोगे, बहुत बार लोग मोंगो एटलस यूज़ करते हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो एक रीजन पे आपका डेटाबेस है और दूसरे रीजन पे तो ऐसी जगहों पे आपके राउंड ट्रिप बचती है, लेटेंसी बचती है, टाइम बचता है। तो ये दूसरी एडवांटेज है आपकी कैशिंग। बहुत तारीफ कर दी है हमने कैशिंग की, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज मुझे पर्सनली लगती है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, डिपेंडिंग आपका प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, कितनी सारी लेयर्स हैं, अगर ऐसे केसेस पे अगर आप कैशिंग को इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत बार होता है कि ये बहुत ही हेक्टिक हो जाता है और बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है ऐसे सिस्टम को कैश इनेबल्ड बनाने के लिए। दूसरी चीज़ मुझे जो इसमें डिसएडवांटेज लगती है वो है स्टेल डेटा। यानी कि स्टेल डेटा के साथ टैकल करना, कि कौन सी इनवैलिडेशन की कैश की प्रोसेस हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, क्या हमें राइट थ्रू कैश यूज़ करना चाहिए, राइट अराउंड कैश यूज़ करना चाहिए, या फिर राइट बैक कैश यूज़ करना चाहिए, या एक्सपायरी क्या रखनी है, कौन सी इविक्शन पॉलिसी यूज़ करनी है। बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें समझने में, बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट करने में, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस्ड अप्रोच तैयार करने में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बहुत बार मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैश एक मेमोरी में होता है, वो एक डेटाबेस में या फिर डिस्क पे नहीं होता, तो आप बोलोगे मेमोरी कहाँ से आ रही है। बहुत बार क्या होता है कि आप एक एडिशनल लेयर लगाते हो कैशिंग के लिए।
फॉर एग्जांपल एक एक्स्ट्रा सर्वर है या फिर एक एक्स्ट्रा प्रॉक्सी आ रही है जहाँ पे जो आपकी सारी की रिक्वेस्ट को पहले टैकल करती है, देखती है वो कैश में है या नहीं है। तो जो आपका कैश है ये एक अलग से सर्वर पे आता है जिसकी मेमोरी पे ये स्टोर होता है। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, रेडिस का नाम सुना होगा, मेम कैश का नाम सुना होगा। ये वो डेटाबेसेस हैं जिन पे आपकी जो एज अ कैश यूज़ का होते हैं और इनकी हेल्प से आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते हो लाइक कैश इनेबल करके। तो क्या होता है कि जब आप ऐसी लेयर को करते हो ना तो ये लेयर आपके पॉइंट ऑफ फेलियर भी बन सकते हैं। यानी कि अगर इन सर्वरों कुछ होता है तो बहुत चांसेस होता है कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम टेक डाउन हो जाए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कैशिंग के ऊपर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपाइल करी है इन्फॉर्मेशन, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करना, कमेंट करना और इसको सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। अगर अगली कौन सी वीडियोस पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। विद दैट बीइंग सेड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे।